हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी सब्जेक्ट जो आपका सेमेस्टर 1 में है उसी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 का सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन वाले पार्ट पर क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। प्रीवियस 4 क्लासेस में मैंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, इसके अलावा मैंने कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस किए जो आपके पोजीशंस यानी डायरेक्शंस वाइज थे, प्लेन वाइज था और जॉइंट्स मूवमेंट के बेस पर थे। आज वाली क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इसके फर्दर वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपको सेल डिवीजन की क्लासेस में आपको क्या करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू कराऊंगा। तो आज वाली क्लास में सेल स्ट्रक्चर आप लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा होगा। क्लास 9th में या क्लास 11th में हर जगह हमें सेल का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, अपनी बॉडी यानी ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो एक्चुअली सेल की बनी होती है। और सेल बेसिकली आप लोगों ने एक छोटा सा कहानी पढ़ा हुआ कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल 1665 में क्या किया था, इन्वेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ sac like organization और chamber like organization which is called cell। उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी एक चैम्बर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एक रूम लाइक ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं, सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तब से सेल की कहानी शुरू हुई और उसके बाद जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो सेल के अंदर लोग एंटर करना शुरू किए। लोग मतलब उनका रिसर्च एंटर करना शुरू किया कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर कोई कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उन कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, ये सारे पॉइंट्स वहां पर फिर देखने जाने लगे। यानी ये उसके बाद की कहानी जो है, यानी जब सेल का इन्वेंशन हो गया रॉबर्ट हुक के द्वारा और उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक ने आपका लिविंग सेल का जब डिस्कवरी किया, उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडीज स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी बेसिकली हमें हिस्ट्री ऑफ सेल या इन्वेंशन ऑफ सेल या डिस्कवरी वाले पॉइंट पे हमें नहीं जाना है। हमें केवल और केवल आपके बीएससी नर्सिंग सिलेबस में जो सेमेस्टर्स 1 में सेल पढ़ना है वो आपका क्या है जी, एनाटॉमी में वो आपका है सेल स्ट्रक्चर। यानी डायरेक्ट हमें स्ट्रक्चर से क्या करना है, शुरू करना है। हमें सेल थियरी या मॉडर्न सेल थियरी यानी जो स्लीडर एंड स्वान ने दिया था, ये सब हमें बेसिकली यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपली स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होता है, एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूं, एक छोटी सी स्टोरी से, इमेजिनरी स्टोरी से चीजों को आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपका घर है जी, ये आपका क्या है, तो सर ये हमारा घर है जहां पर आप रहते हो। ये आपका क्या है जी, तो सर ये हमारा घर है जहां पर आप रहते हो बेसिकली। अब घर के बाहर सबसे पहले क्या होता है, तो सर घर के बाहर सबसे बाहर क्या होता है, तो एक वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी, तो सर एक वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको या तो हम कह सकते हैं कि कुछ घर ऐसे होते हैं सर जिनके बाहर क्या होती है, तो बाउंड्री प्रेजेंट होती है। यानी एक बाउंड्री प्रेजेंट है और वो बाउंड्री एक्चुअली क्या चीज का बना होगा, तो वॉल का बना होगा। यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो ये हमारा स्टूडियो है तो इस स्टूडियो के चारों तरफ क्या है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम क्या कहेंगे, वॉल कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सेल भी एक रूम लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैक लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके सराउंडिंग्स में, इनके चारों तरफ बेसिकली जो एक प्रोटेक्टिव यूनिट प्रेजेंट है उसको सेल बाउंड्री कहा जाता है। और उसी बाउंड्री में जो सेल प्रोटेक्टिव यूनिट है वो एक्चुअली 2 होते हैं, एक सेल वॉल होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल का काम क्या है, तो सेल वॉल, जैसे मान लो ये हमारा रूम है तो यहां पर वॉल का काम क्या है, तो लोगों को प्रोटेक्ट करना, यानी लोगों से प्रोटेक्ट करना कि बाहर की चीजें हमें अप्रोच ना कर सके। और इसी में एक डोर बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है। वो गेट क्या चीज के लिए है, परमेबिलिटी के लिए। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका रूम है, आप जहां पर भी बैठे होंगे, जहां पर भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो आप एक रूम में बैठे होंगे, एक हॉल में बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे। घर के चारों तरफ क्या होगा सर, तो एक दीवार प्रेजेंट है, एक वॉल प्रेजेंट है। और उस वॉल का काम क्या है कि आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, यानी बाहरी की चीजों से आपको क्या करना, रक्षा करना। ये उनका क्या है जी, काम है। तो वैसे ही सेल भी एक रूम है, एक रूम लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम क्या है जी, सेल वॉल है। ठीक है ना।
अब आप देखिए, आपके घर में आने और जाने के लिए, आपके रूम में आने और जाने के लिए क्या है, तो सर डोर बना हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, गेट बना हुआ है। यानी गेट का काम क्या है, परमिएबिलिटी, कौन अंदर आएगा कौन जाएगा, ये सब काम के लिए आपके पास क्या है जी, गेट है। तो वैसे ही सेल में कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, यानी सेल जो एक आपका साइक लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, उस चीज के लिए उसके अंदर क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन, देखो मैंने फंक्शन भी क्लियर कर दिया और मैंने बाउंड्रीज भी क्लियर कर दिया, बहुत इजी है और आप लोगों ने बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब स्कूल टाइम से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। बेसिकली सिंपली मैंने क्या बताया कि सर बाउंड्रीज में दो चीजें हैं, एक सेल वॉल है और एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल का काम प्रोटेक्ट करना है, सेल मेम्ब्रेन का काम है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, उन चीजों के लिए सेल मेम्ब्रेन है। जब हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं तो हम बेसिकली कहां पर एंटर करते हैं, सेल के अंदर। तो सुनिए स्टूडेंट, अगर मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो इस पूरे चीज को यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो ये सेल वॉल हो गया, ये अंदर सर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, ये जो भी चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यानी आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अब सोच दीजिए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को छोड़ करके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। बहुत इजीली मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी चीज है सब साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को अगर एक जगह इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, और सबका अपना अपना काम है। हो सकता है कोई खाना बनाते होंगे, हो सकता है कोई झाड़ू पोछा करते होंगे, हो सकता है आप तुम पढ़ाई करते हो सकता है कोई, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, क्योंकि आपके माइंड में मैं हमेशा कहता हूं कि हमें याद नहीं करना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद करना है, नहीं तो हमें डायरेक्टली उसको क्या करना है जी, अप्लाई करना है। हमें उसको सीखना है, हमें उसको क्या करना है स्टूडेंट, अप्लाई करना है। क्लियर, यानी याद नहीं करके उसको अप्लाई करना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके घर में जैसे बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। क्या क्या है, तो सर राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर सर अपना गोल्गी अपैरेटस है। ऐसे बहुत सारी चीजें सेल के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और इन्हीं ऑर्गेनेल्स का, इन्हीं सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इसके अलावा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, इन सब की स्टडी हमें क्या करना है, इस सेल स्ट्रक्चर में क्या करना है, डिस्कस करना है। आई होप आपको ये जो जिस्ट है इस चैप्टर का, यानी जो सार है इस चैप्टर का, वो आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा कि हमें सर सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग थ्योरी वाले अप्रोच पे आ जाते हैं कि यहां पर सर हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सिंपली क्या करा, अ सेल इज मेड अप ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने बताया ना, सेल क्या चीज का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनेल्स। अब बताइए, साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं सबके सब साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस को छोड़कर। तो सारे ऑर्गेनेल्स जो होंगे, सारे ऑर्गेनेल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, तो सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा। विच आर टाइनी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब जितने भी आपके, जैसे मान लो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, जितने भी ऑर्गेनेल्स, उनका अपना काम होगा, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। विदाउट एनी फंक्शन कोई भी ऑर्गेनेल्स यहां पर नहीं होंगे जी। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि टाइप्स ऑफ सेल, कि सर सेल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या आता है जी, तो सर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेल। क्या आता है जी, टाइप्स ऑफ सेल, यानी सर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल। अब आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल जरूर पढ़ा होगा,
कि सर एक्चुअली जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है स्टूडेंट, यूकैरियोटिक सेल। अब बहुत सिंपल है, प्रो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक, और सेकंड जो सेल है जी उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं जी, यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब फॉल्स यानी कि पुराना, पुराना ख्यालात, ठीक है ना, उसको हम प्रिमिटिव वर्ड यूज करते हैं। और कैरियोटिक कैरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी वैसे सेल जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, वैसे सेल जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी वैसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। Yani there are two type of cell, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic which having false nucleus, which having primitive nucleus, while eukaryotic means which having ट्रू न्यूक्लियस, यानी वैसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। वैसे सेल जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गया। अब आता है सेकेंड अप्रोच की सर फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, वो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट ना हो, वो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट ना हो, ये क्या कहलाते हैं, ये फॉल्स न्यूक्लियस कहलाते हैं। फिर से सुनिए, प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस का सिंपल मतलब होता है स्टूडेंट वैसे न्यूक्लियस जिसके बाहर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, वैसे न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट ना हो, वैसे न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट ना हो, ये आपका प्रिमिटिव होता है। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है दोज न्यूक्लियस व्हिच हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोज न्यूक्लियस व्हिच हैविंग न्यूक्लियोलस एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको क्या मैंने समझाना चाहा। तो फॉल्स और ट्रू के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब सुनिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनिज्म बना होता है स्टूडेंट, वो ओनली ऑन बैक्टीरिया होता है। जो मोनेरा होते हैं, देयर आर 5 किंगडम, आप लोगों ने 5 किंगडम पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। उनमें से फर्स्ट किंगडम जो आपका मोनेरा होता है स्टूडेंट, ये प्रोकैरियोटिक का बना होता है, यानी दुनिया में पहला जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था, यानी जब इस अर्थ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ था, यानी उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे और उसका नाम क्या है जी, बैक्टीरिया है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनके पास एकमात्र सेल होता है जी, एक ही सेल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म में। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा वो सर यूनिसेलुलर नेचर का होगा, यानी उनके पास एक सेल होंगे। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल जिस सेल से बने हुए हैं वो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, फॉल्स न्यूक्लियस होगा। और थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब वैसे ऑर्गेनेल जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, यही प्रोकैरियोटिक है और यही आपका इसके जस्ट अपोजिट क्या है, यूकैरियोटिक्स है। आई होप आपको थियरी समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को अब यहां पर कवर करते हैं। क्या कह रहा जी, द सेल्स ऑफ द लिविंग किंगडम में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ऑब्वियस सी बात है, जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस होता है बिफोर और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। बिफोर मतलब बहुत पहले का, यानी प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना, समझ में आ गया, उसी के लिए हम प्रो वर्ड यूज करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स हैव नो टिपिकल न्यूक्लियस एंड सब सेलुलर कंपोनेंट। मैंने बताया कि इनके पास टिपिकल न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और सब सेलुलर कंपोनेंट यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू द प्रोकैरियोट्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं यानी मोनेरा जो होता है स्टूडेंट, ये प्रोकैरियोटिक्स का बना होता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, यहां पर एक तरह से ये रिवाइज हो रहा है। अब आते हैं सर यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी दोज सेल व्हिच हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये भी अभी मैंने आपको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक्स
का जो सेल होगा बेसिकली न्यूक्लियर जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होगा, कवर होगा। मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होंगे उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। एनिमल, प्लांट, फंगी बिलोंग टू द यूकैरियोट्स। एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, फंगाई किंगडम हो या आपका प्रोटिस्टा किंगडम हो, ये चारों किंगडम क्या चीज के बने होते हैं जी, यूकैरियोट्स के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। Unlike prokaryotes, eukaryotes have a variety of other membrane-bound organelles like subcellular element in their cytoplasm, including इनमें क्या होता है जी प्रोकैरियोटिक्स के सारी चीजें यूकैरियोटिक में होगा, याद रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट है स्टूडेंट वो सारी चीजें यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक्स में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और उस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब बेसिकली आपको यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और ये सारे ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक्स में आपको गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं होंगे, लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। ये सारी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक्स में स्टूडेंट्स नहीं देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यूकैरियोटिक्स में क्या होगा, देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं जिसके लिए आज का ये टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि सर सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर सेल मेम्ब्रेन होता है। देखिए सेल वॉल क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सेल वॉल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो होता है वो आपके प्रोटिस्टा फंगस में प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है। एनिमल किंगडम की बात करें यानी हम अपनी बात करें, ह्यूमंस बीइंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक प्रोटिस्टा और एक आपका एनिमल किंगडम, दो ऐसे किंगडम है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी वहां पर सर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहां पर डायरेक्ट हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें, यानी जब भी हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बीएससी नर्सिंग में सर हमें प्लांट के बारे में तो डिस्कस नहीं करना है, हमें बेसिकली ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन सेल के बारे में पता होनी चाहिए। और ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक्स का बना होता है, और ह्यूमन सेल में यानी जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स वाई डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से कंसेप्ट को यानी स्ट्रक्चर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, ये सेल है जी, अंदर का ये इन्वायरमेंट है और ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, इन दोनों के बीच में सेपरेट करने वाला यूनिट क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर। तो दैट्स यहां पर क्या करा कि आउटर कवरिंग है जो सेल को इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी चीजें हैं सब साइटोप्लाज्म है, सबके सब क्या है, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी अपैरेटस हो, चाहे वो आपका राइबोसोम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे लाइसोसोम हो, हर एक ऑर्गेनेल्स कहां पे प्रेजेंट है जी, तो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए साइटोप्लाज्म द जेली लाइक और रीजन विद इन द सेल दैट कंटेन ऑर्गेनेल्स, इनमें क्या कंटेन है, क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है, तो सर इनमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सबके सब साइटोप्लाज्म का क्या होता है स्टूडेंट, पार्ट होता है। देन आते हैं न्यूक्लियस, कि सर न्यूक्लियस का क्या रोल है, तो न्यूक्लियस एक्चुअली द सेंटर ऑफ द सेल, और ये हम कह सकते हैं मालिक है, ओनर ऑफ द सेल है। जितने भी कंट्रोल होगा ना, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल होगा, जो भी मैकेनिज्म प्रोसेस होंगे वो किसके थ्रू होंगे, न्यूक्लियस के थ्रू होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी, जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी कंपोनेंट्स होता है, यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए का काम ही क्या है, तो डीएनए का सर काम है कि चीजों को क्या करो, कंट्रोल करो। डीएनए का काम है कि जिस भी इंफॉर्मेशन आपके पास आया है आपके पेरेंट्स से, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर कैरी फॉरवर्ड करो। तो सेल को क्या काम करना है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स को क्या काम करना है, ये बताने वाला कौन होगा, डीएनए। और डीएनए कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। दैट्स बाय कंट्रोल पावर जो होगा, पूरे सेल का कंट्रोल जो यूनिट होगा वो एक्चुअली कौन सा होगा, तो सर न्यूक्लियस होगा। तो इस तरीके से इसको अप्लाई कीजिएगा ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो न्यूक्लियस द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल,
ये सेल के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है जी, न्यूक्लियस है। और काम क्या है, दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होंगे, सेलुलर एक्टिविटीज होगा स्टूडेंट, सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सर न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि अभी मैंने क्लियर किया, क्योंकि यहां पर क्या है, तो सर यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, हेरिडिटरी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कंट्रोल पावर इनके पास है। नेक्स्ट आते हैं सर ऑर्गेनेल्स, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, द टाइनी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबका अपना काम है। आपने पढ़ा होगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर जनरेट करना, एटीपी का प्रोडक्शन करना, क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल वहां पर रन होता है। मैं बोलूं राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या है सर, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सर लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या है सर, तो सर ये सुसाइडल बैग कहा जाता है। यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबका क्या है जी, कहीं ना कहीं रोल है, कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटीज है, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन है। तो उन्हीं फंक्शन की बात किया जा रहा है कि ऑर्गेनेल्स के पास क्या है, तो सर ये टाइनी स्ट्रक्चर है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक मतलब सबका अपना अपना फंक्शन है, ऐसा नहीं कि सब एक ही काम कर रहा है। जो राइबोसोम कर रहा है वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, वही गोल्गी apparatus कर रहा है, वही आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, सब अलग अलग काम करने के लिए जाने जाते हैं, सब अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज है। दैट्स वाई यहां पर लिखा गया कि क्या करते हैं, तो सर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी स्पेसिफिक करते हैं, सच एज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, प्रोड्यूसिंग लिपिड्स एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ लिपिड्स बनाते हैं, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, जैसा कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह एग्जांपल्स में बताया। नेक्स्ट आते हैं सर कि सर और क्या प्रेजेंट होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में, तो सर माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, तो सर माइक्रोबॉडीज होगा, माइक्रोबॉडी लाइक टाइनी वेसिकल दैट कंटेन एंजाइम एंड प्रोटीन्स। इनमें बेसिकली कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स मतलब जहां पर चीजों को स्टोर किया जाए, जिसमें एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी सेल के अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शंस को कैटालाइज करने की, यानी कि प्रोसेस या फंक्शन को प्रोसीड करने की। तो बेसिकली ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो था कि सर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है और माइक्रोबॉडीज है। अब इन सबको डिटेल में पढ़ना है कि सर सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सर साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, या ऑर्गेनेल्स का काम क्या है, माइक्रोबॉडीज का काम क्या है। ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, अब जाकर के क्लियर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन कि सर सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, और यूकैरियोटिक्स में हम अपनी सेल की बात कर रहे हैं। बीइंग अ नर्सिंग हमें अपने सेल के बारे में पढ़ना है, बीइंग अ नर्सिंग हमें दूसरे सेल के बारे में फिलहाल अभी अप्लाइड एनाटॉमी में तो नहीं डिस्कस करना है। क्लियर, तो सर सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा सा एक ऐसा डायग्राम्स आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा कि सर ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इस टाइप से आप लोगों ने क्या किया होगा, तो सर कभी ना कभी इस टाइप के आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स को क्या किया होगा स्टूडेंट, डिस्कस किया होगा। डिस्कस किए हैं क्या, बहुत मजा आता था इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने में, क्योंकि बहुत ईजी स्ट्रक्चर था ये बहुत क्या है, तो सर ये बहुत इजी स्ट्रक्चर था। सबसे इजी स्ट्रक्चर सेल में सेल मेम्ब्रेन ही बनाने में आता था, लगता था दिन भर हम सेल मेम्ब्रेन बनाते रहे, ऐसा मुझे फील होता था जब मैं स्कूल टाइम में होता था। ठीक है ना, तो सर ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये इस टाइप से क्या होता था जी, तो सर यहाँ पर कैरियर मॉइटी यानी प्रोटीन्स क्या होते थे, इम्बेडेड होते हैं। यही आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि सर ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर सॉल्युबल होता है। ये भी आपका हेड है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है ये आपका क्या है जी, टेल है। टेल क्या है, लिपिड सॉल्युबल होता है, और लिपिड का दो लेयर है, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। तो लिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है, ये आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन में। आपने ये भी पढ़ा होगा
कि फ्लूइड मोज़ेक एक मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जो क्या कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं और उसमें प्रोटीन इंबेडेड होता है। ये प्रोटीन है, ये क्या है जी? तो सर ये प्रोटीन है जो इसमें जुड़े हुए हैं, इंबेडेड हैं, और बाकी लिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है। यही आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्या करना जी? सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो सर इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के सराउंडिंग्स प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द सेल। जिसका काम क्या है? सेल को चारों तरफ से घेरना एंड उसको प्रोटेक्ट करना, घेरना एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट करना, ये इनका क्या है जी? काम है। ठीक है ना? तो सर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। मेजर फंक्शन क्या है? तो सेलुलर सराउंडिंग्स यानी सेल के बाहर चारों तरफ का एक लेयर डेवलप करना और साथ ही साथ में सेल को प्रोटेक्ट करना। मेरे सेल में, आपके सेल में, या अदर ह्यूमंस बीइंग्स के सेल में, या अदर एनिमल किंगडम्स की बॉडी के सेल में सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, तो हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सर हमारे बाहर सेल वॉल है ही नहीं, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जब आप नॉर्सेट का एग्जाम दोगे आने वाले टाइम्स में, या आप नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्सेस की प्रिपरेशन करोगे, जो ऑब्वियस आपका एक विश होगा, एक होप होगा, एक गोल्स होंगे कि हमें नर्स ऑफिसर बनना है, नर्सिंग स्टाफ बनना है। तो उसके लिए बेसिकली आपका है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखिएगा एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच है यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है। तो सर एक थियरी दिया गया था, जिस थियरी का नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यही मॉडल बताता है कि लिपिड्स आर मेड अप ऑफ cell membranes is made up of bilayer of lipid where protein is embedded as like a iceberg, या तो हम कह सकते हैं as like a carrier protein। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है जी कि सर लिपिड का बाइलेयर है और उसमें प्रोटीन इंबेडेड है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर किया कि एक लेयर ये और एक लेयर ये दो लेयर आपके लिपिड के हैं और बीच में सर ये प्रोटीन क्या होते हैं? इंबेडेड होते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, द लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। जो लिपिड भी होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं, विच कोलेस्ट्रॉल इन बिटवीन, और उस फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल। यानी जिस लिपिड का सेल मेम्ब्रेन बना है उस लिपिड को फॉस्फोलिपिड कहा जाता है, और उस फॉस्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट होते हैं। द कोलेस्ट्रॉल हेल्प मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन करता है। तो क्या मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि सर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्शन करने का काम होता है। वैसे मेजर फंक्शन इसका परमेबिलिटी है, जो आगे हम फंक्शन में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। मैंने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड और फॉस्फोलिपिड वेयर टू लेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट एंड प्रोटीन आर एम्बेडेड देयर। वहां पर प्रोटीन्स क्या है? इंबेडेड है यानी जुड़ा हुआ है, और लिपिड का बाइलेयर है। वो लिपिड एक्चुअली में फॉस्फोलिपिड हैं, और वो फॉस्फोलिपिड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग सर्कमस्टेंस पे सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस को, फंक्शन को, फ्लूइड को मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। दैट इज द ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपको ये स्ट्रक्चर में सेमेस्टर्स लेवल पे आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सर फंक्शन, कि सर इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है।
यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो सर इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या। देखिए सेल मेम्ब्रेन का काम है, सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है तो कौन से कंपोनेंट, जैसे मान के चलो कि सर ये आपका स्टमक है, ये आपका क्या है तो सर स्टमक है। अब स्टमक में भी क्या है, देखो हमारी पूरी बॉडी क्या चीज की बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, तो सर ये स्टमक का भी जो लेयर होगा वो क्या चीज का बना होगा, सेल का बना होगा। और मान के चलो सर ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स भी क्या चीज के बने होंगे, सेल के। हमारी बॉडी में हर एक चीज क्या चीज की बनी हुई है, सेल की। तो मैंने क्या बोला कि सर ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ये हमारा स्टमक है। आपने कोई फूड लिया, आपने क्या लिया तो सर आपने फूड खाया, यानी भोजन, फूड को इनटेक किया, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया, भोजन तो खाते ही हैं हम लोग। अब ये फूड क्या करेगा स्टूडेंट, ये फूड यहां से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहां से यहां एंटर करेगा। सपोज दैट फूड आपके ब्लड में आ गया, अब ये फूड ब्लड के रास्ते किसी सेल को अप्रोच करेगा। ये फूड कहां पर जाएगा तो किसी सेल के अंदर जाएगा, और ये फूड यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि ये जो फूड यहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये फूड इस सेल के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये एंटर कराने वाला कौन है, ये बताओ। ये सेल है तो ये क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। यानी मेम्ब्रेन का मेन काम है, अभी जस्ट मैंने आज वाली क्लास में क्लियर किया कि आपके रूम में वॉल प्रेजेंट है जिसका काम प्रोटेक्शन है, और डोर प्रेजेंट है, गेट प्रेजेंट है जिसका काम है कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये डिसाइड करना। सेल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अ डोर, जस्ट लाइक अ गेट इन योर हाउस। बस इतना याद रखें, आपके घर में जो गेट है, आपके घर में जो डोर है, वो डोर वो गेट ही सेल मेम्ब्रेन है। क्या है वो, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का काम है परमिएबिलिटी, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये कौन करता है जी, सेल मेम्ब्रेन करता है। यानी मान लो मैंने फूड खाया, वो फूड हमारे सेल के बाहर गया, अब वो फूड को अंदर लेना है सेल के अंदर या नहीं लेना है, ये डिसाइड कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। मैं यहां पर अपने हाथ में पानी रख लिया, अपने हाथ में क्या रख लिया, हथेली में पानी रख दिया, 1 घंटे तक मैंने पानी को ऐसे रखा रह गया। अब वो ये जो सेल मेम्ब्रेन हमारी है, हमारी जो पाम्स में प्रेजेंट है, हथेलियों में प्रेजेंट है, अब वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि इस पानी को अंदर ले जाना है या नहीं ले जाना है। इज दैट क्लियर। यानी परमिएबिलिटी, सेल के अंदर कौन आएगा या सेल से बाहर कौन जाएगा, ये बताने का काम, ये डिसाइड करने का काम स्टूडेंट्स एक्चुअली किसका होता है, तो सर ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। ये एक्चुअली किसका फंक्शन है स्टूडेंट, तो सर ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। तो सिंपली देखिए, द मतलब सिंपल मैंने आपको बता दिया कि परमिएबिलिटी यानी कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। सेल के अंदर आना, जैसे मान के चलिए कि सेल है, सेल से कोई कंपोनेंट सेल के अंदर आता है, उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। स्टूडेंट क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। वर्ड याद रखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो भी टर्मिनोलॉजी आती है, जो भी टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को सीखिए, क्योंकि चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर टर्म्स आपको समझना होगा। टर्म्स ये मेडिकल्स का है, ये टर्म्स आपका साइंटिफिक है, तो इन साइंटिफिक टर्म्स को, इन मेडिकल टर्म्स को आपको समझना होगा। ये अपने आप में अलग लैंग्वेज है जी। आइदर आप हिंदी हो आइदर आप इंग्लिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप क्या सीख रहे हो ये फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने क्या बताया, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कंपोनेंट का आना। यही कंपोनेंट अगर बाहर जा रहा है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है स्टूडेंट। ये जो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस हो रही है, ये किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन का काम है। इसी को परमिएबिलिटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, परमिएबिलिटी कहा जाता है। आई होप आपको बेस समझ में आ गया होगा। अब थियरी वाले पार्ट पर लेकर के चलते हैं और वहां पर समझते हैं कि सर बताइए सेल का, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा उन ऑर्गेनिज्म में जिन ऑर्गेनिजम्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि एनिमल किंगडम, जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम। इनमें सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। और बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल मेम्ब्रेन बेसिकली उनमें प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। हमारे में सेल वॉल नहीं है, इसे प्रोटेक्शन करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन को दिया गया है। सेकेंड है जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर इन्वायरमेंट फिक्स
मतलब जो सेल का साइज शेप है ये कौन डिसाइड करता है, ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन। यानी कितने कंपोनेंट को, देखो ज्यादा अगर कंपोनेंट अंदर आ जाएगा तो सेल फट जाएगा, फूल जाएगा, अगर बाहर ज्यादा कंपोनेंट चला जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। तो इस साइज एंड शेप को, यानी सेल के अंदर ना सेल की साइज ज्यादा लार्ज हो, ना वो श्रिंक करे, यानी ना वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो और ना ही वो क्या करे, सेल आगे जाकर के स्वेल होकर के वर्स्ट हो। इस कंडीशन को मेंटेन करने का काम भी किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। इसलिए तो मैंने बताया कि परमेबिलिटी कितना अंदर लेना है, कितना बाहर करना है, ये डिसाइड कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो दैट्स व्हाई इनसाइड द सेल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को फिक्स करने का काम, यानी कि आपको मेंटेन करने का काम किसका है जी, सेल मेम्ब्रेन का है। The cell membrane transport nutrients into the cell and toxic substance outside the body। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अंदर करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। और जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है, जैसे मान के चलो सेल के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, CO2 भी बना, उस CO2 को बाहर करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। यानी मैंने बताना एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, कौन सेल के अंदर आएगा, कौन सेल के अंदर रहेगा, कौन सेल के बाहर जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है। तो सर ये भी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी जो है वो सेल मेम्ब्रेन का है। यानी सर सेल के अंदर यानी न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड द सेल यानी एंडोसाइटोसिस कराना, टॉक्सिक कंपोनेंट को बाहर करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का है। नेक्स्ट है जी फोर्थ फंक्शन, इट रेगुलेट व्हाट एंटर द सेल एंड हाउ मच ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस कम्स इन। ये क्या रेगुलेट करता है, क्या डिसाइड करता है कि व्हाट एंटर द सेल, सेल के अंदर क्या आएगा, ये डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। क्या अंदर आएगा, क्यों अंदर आएगा, कितना अंदर आएगा, यह सब के सब काम करने वाले कौन हैं, सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल के अंदर कौन से कंपोनेंट आएंगे, आएंगे तो कितना आएंगे, क्यों आएंगे, ये सब कुछ बताने वाला स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा ये प्रोसेस ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में मैं बताऊंगा। देखिए अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी मतलब केवल स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट पर काम करते हैं। जब फिजियोलॉजी पे आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि सर ये एंडोसाइटोसिस होता कैसे है, कैसे सेल को पता चलता है कि किसको अंदर लाना है, किसको नहीं लाना है, कैसे सेल किसी कंपोनेंट्स को अंदर लाता है, ये सारे कंसेप्ट हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ये अंदर आता है, तो हमने ये पढ़ा है कभी ना कभी कि पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशंस मैकेनिज्म, ये सब मैकेनिज्म्स आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपके माइंड में। ये सारी चीजें आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाएगी, अप्लाइड फिजियोलॉजी में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे, हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि हमें कितना काम करना है। अब देखिए यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये कंपोनेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं जी, पेनिट्रेट करते हैं। ये लिपिड का बाइलेयर आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, और बीच में ये कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको यहां पर क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, दिख रहा होगा। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं आज वाली क्लास में, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर साइटोप्लाज्म क्या कहता है कि साइटोप्लाज्म इज द जिलेटिनियस लिक्विड दैट फिल द इनसाइड द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर के अंदर जो भी भरा हुआ है सब के सब क्या है, तो सर दिस ऑल आर साइटोप्लाज्म, ये सब के सब क्या है, साइटोप्लाज्म है जिस सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। इट कंपोज ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सर इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी, यानी कुछ और मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। Some intracellular organelles such as nucleus and mitochondria are enclosed by the membrane that are separate them from the cytoplasm। क्या कह रहा जी, सम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स यानी साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसको इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, तो सम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन दैट इज सेपरेट द फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, वैसे न्यूक्लियस को ही अलग रखा जाता है। तो न्यूक्लियस
जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है, ये इनको साइटोप्लाज्म से अलग रखा गया है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म बेसिकली इनका फंक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली साइज शेप को ये भी मेंटेन करता है, क्योंकि सारे फ्लूइड इसी में प्रेजेंट होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स इसी में प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि लिविंग प्रॉपर्टीज जो है सेल का, जो फंक्शन प्रोसीड करने के प्रॉपर्टीज है, वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होता है या साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है स्टूडेंट। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आज वाली क्लास में बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर जो आपके सेमेस्टर 1 नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में दिया गया है अप्लाइड एनाटॉमी सब्जेक्ट में, सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने सेल का डेफिनेशन डिस्कस किया, टाइप ऑफ सेल डिस्कस किया, और सेलुलर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, इसके अलावा आपका लाइसोसोम, इसके अलावा माइक्रोबॉडी, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, इन ऑर्गेनेल्स को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में अगली क्लास में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।